नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। द न्यूज लॉन्चर पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उस खबर की जिस खबर ने आज सुबह से पूरे देश की सियासत में खलबली मचा रखी है। खलबली इसलिए कि उस खबर ने न सिर्फ जनता दल यूनाइटेड के राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है, बल्कि एनडीए से लेकर इंडिया गठबंधन तक, दिल्ली से लेकर मुंबई बेंगलोर तक, न सिर्फ पटना, हर जगह उस खबर ने खलबली मचा दी है कि आखिर हो क्या रहा है। खबर यह है कि केसी त्यागी अब जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नहीं रहे, उनकी जगह राजीव रंजन की नियुक्ति हो गई है। लेकिन उसके बाद की दूसरी खबर यह है कि अगले 24-48 घंटों में एक और प्रवक्ता को की जनता दल यूनाइटेड से उन्हें प्रवक्ता पद से मुक्ति दी जा सकती है। वो अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि वो प्रवक्ता के काम से छुट्टी ले रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर प्रवक्ता बदलना केसी त्यागी के बयानों के बाद, जिसमें इजराइल पर भारत सरकार के रुख पर उन्होंने कड़ा ऐतराज जताया, इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ, नेताओं के साथ बैठक में शिरकत की, और इसके बाद हेमंता बिस्व शर्मा ने 1935 से चली आ रही वो प्रथा कि असेंबली में नमाज के लिए जुमे के दिन जो अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के विधायक हैं उन्हें छूट दी जाएगी ताकि वो नमाज के लिए जाकर नमाज पढ़ सके। उस प्रथा को बंद किया तो उस पर भी सवाल उठाया। लेटरल एंट्री पर जनता दल यूनाइटेड के स्टैंड को लेकर वो मुखर हुए। वक्फ बोर्ड पर जनता दल यूनाइटेड के स्टैंड को लेकर वो मुखर हुए। ब्रॉडकास्ट बिल पर कड़ा ऐतराज जताया। यानी वो सारे काम जो जेडीयू का स्टैंड है और भारत सरकार को अच्छा नहीं लग रहा था, भारतीय जनता पार्टी को, सरकारी पार्टी को अच्छा नहीं लग रहा था, वो सारी बातें वो कर रहे थे, लेकिन अपनी पार्टी के स्टैंड के अकॉर्डिंग कर रहे थे। फिर पार्टी में अचानक ये कहना कि उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया है। सियासत में निजी कारण अक्सर कहने के लिए होते हैं। सबको पता है कि ये सारी चीजें कहने के लिए, एक औपचारिकता निभाने के लिए होती है, अंदर की बात कुछ और होती है। तो क्या है वो अंदर की बात? इस पर चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार ऋषि मिश्रा जी के पास। बहुत बहुत स्वागत है ऋषि मिश्रा जी। आखिर केसी नमस्कार नमस्कार। ऋषि जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आखिर केसी त्यागी का इस्तीफा हुआ है, हलचल मची हुई है कि नीतीश कुमार का अगला राजनीतिक कदम क्या होगा? क्या नीतीश कुमार ने बीजेपी के कदमों में झुकने का फैसला कर लिया है, इसलिए बीजेपी को असहज कर रहे बयानों की वजह से इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया है, या फिर केसी त्यागी के बेटे भाजपा में है, भाजपा में उन्हें सोशल मीडिया में कहा जाता है ठीक ठाक जिम्मेदारी मिली हुई है, तो केसी त्यागी की उस भूमिका को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने परख लिया? हुआ क्या है दरअसल कि अचानक ये खबर आ गई है? केसी त्यागी तो एक बात तो है, पुराने समाजवादी हैं और सभी पार्टियों में रहे हैं। समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं, रामविलास के साथ भी काम किए हैं, चौधरी चरण सिंह के साथ काम किए हैं और नीतीश कुमार के भी वफादार रहे हैं। और नीतीश कुमार के देखिए एक बात बिल्कुल सही कहा आपने, प्रवक्ता पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन आज के डेट में भी वो नीतीश कुमार के सलाहकार हैं। सलाहकार पद से इस्तीफा नहीं दिया है, जेडीयू में बने हुए हैं और तमाम चीजों की चर्चा चल रही है कि इस कारण से उनको हटाया गया है या खुद वो इस्तीफा दिए हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, राजनीति में कोई निजी कारण नहीं होता है। जनरली परसेप्शन कुछ और भी हो सकता है, एक्सेप्शन कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली ये कहा जाता है कि निजी कारणों से मैंने ये पद से इस्तीफा दे दिया है या इनको निजी कारणों से लंबी छुट्टी पे भेज दिया गया है। ये निजी कारण कुछ नहीं होता है, कुछ न कुछ पॉलिटिकल कंपल्सरी होती है, राजनीतिक मजबूरियां होती है। अब केसी त्यागी के मामले में क्या है, जनरली कई ऐसे पत्रकार, कई ऐसे राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि उन्होंने जो स्टैंड रखा एज ए पार्टी प्रवक्ता, उससे बीजेपी खुश नहीं थी। तो सवाल ये उठता है कि वो स्टैंड तो बिल्कुल, यदि इजराइल वाले मामले को छोड़ दे तो बाकी जो चीजों पे जो स्टैंड है वो तो जेडीयू का खुद का स्टैंड है, चाहे वो लेटरल एंट्री का मामला हो, जातीय जनगणना का मामला हो, इजराइल वाले पर भी वो जेडीयू का स्टैंड है, इजराइल वाले पर भी है। जी, ये इस चीज को लेकर मैं क्लियर नहीं था, इसलिए मैंने उस चीज को इंक्लूड नहीं किया। तो तमाम चीजों पे वो राय रख रहे थे जो पार्टी का स्टैंड था।
तो ये कहना, अब 2-3 बड़े पत्रकार हैं, अपने आप को मानते हैं लुटियंस के तथाकथित पत्रकार हैं, बड़े चैनल में हैं, उन्होंने अपना स्टोरी छाप दिया, ये कारण है। अरे भैया, ये जो आप कारण बता रहे हैं, वो कारण तो कोई बनता नहीं है ना, क्योंकि उन्होंने वही चीजें मीडिया से कहा, वही चीजें उन्होंने पब्लिक डोमेन में रखा जो पार्टी का स्टैंड है। जातीय जनगणना को लेकर क्या स्टैंड है जेडीयू का? जातीय जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए, ये नीतीश कुमार का मानना है, और नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत बिहार से की भी। जातीय जनगणना न करा के उन्होंने कास्ट सर्वे करवाया। वक्फ बोर्ड वाले मामले में क्या है जेडीयू का स्टैंड? लेटरल एंट्री वाले मामले में क्या है जेडीयू का स्टैंड? तो उन्होंने जेडीयू का जो स्टैंड है और किसी भी प्रवक्ता का जो दायित्व है उसका उन्होंने निर्वहन किया है। ये बात बिल्कुल आप कह सकते हैं कि उनका बेटा बीजेपी में है, हो सकता है, क्योंकि देखिए केसी त्यागी बहुत दिनों से पार्टी में प्रवक्ता और एक तरह से दिल्ली में यदि जेडीयू का कोई चेहरा जेडीयू का था तो वो केसी त्यागी थे, और तमाम राष्ट्रीय पार्टी से कोऑर्डिनेट करने का काम उनके जिम्मे था। हालांकि ललन सिंह से उनके संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन ललन सिंह के भी टीम में थे, वो आरसीपी सिंह के भी टीम में थे, और आरसीपी सिंह को जब हटाया गया तो नीतीश कुमार ने खुद दिल्ली में जो मीटिंग हुई थी उसमें नीतीश कुमार ने खुद उनके नाम की घोषणा की कि केसी त्यागी मुख्य प्रवक्ता होंगे और सलाहकार होंगे। इन दिनों क्या डेवलपमेंट हुआ है, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, ये हो सकता है कि केसी त्यागी को इस चीज की उम्मीद थी कि उनको कम से कम राज्यसभा भेजा जाएगा या कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होगा, और राज्यसभा उनको भेजा नहीं गया। जिस समय झारखंड से किसी एक नेता को भेजा गया था, उस समय भी ये चर्चा था कि केसी त्यागी को भेजा जाएगा। तो राजनीति में कोई भी नेता किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएट इसलिए होता है ताकि उनको कुछ राजनीतिक फायदा हो, राजनीतिक जिम्मेवारी मिले, विधान परिषद में जाए, विधानसभा जाए, लोकसभा जाए, राज्यसभा जाए। तो लोकसभा तो वहां से गाजियाबाद से जेडीयू भेज नहीं सकती है, जेडीयू का उत्तर प्रदेश कोई आधार नहीं है। बसता है राज्यसभा, तो राज्यसभा में भी आपने सबको भेज दिया, संजय झा को भेज दिया, आपने झारखंड से किसी एक व्यक्ति को भेज दिया, इधर उपेंद्र कुशवाहा को आपने प्रेशर बना के भिजवा दिया। लेकिन केसी त्यागी ने जिस प्रकार से पार्टी के लिए काम किया, पार्टी के लिए वो मेहनत कर रहे थे, उनको आपने राज्यसभा नहीं भेजा। तो जेडीयू में वो अपना भविष्य, मतलब जो शेष उनकी जो जीवन बची है, अब वो 70 के उम्र के पड़ाव में होंगे, 75 के होंगे केसी त्यागी, एग्जैक्ट तो मुझे भी याद नहीं है। तो जो राजनीति का जो अंतिम जो पड़ाव है, उनका जो समय बचा है, उसमें चाह रहे होंगे कि भाई बीजेपी या किसी पार्टी से जुड़े जो उनको राज्यसभा या कुछ ऐसे पद पर सुशोभित कर दे। ऋषि मिश्रा जी, 2-3 तथ्य मैं आपके सामने रखता हूं, और चर्चा जो मैंने सुनी है उन्हीं आधार पर, ना मेरी किसी त्यागी से बात हुई है, ना जनता दल यूनाइटेड के किसी शीर्ष नेता से बात हुई है। मैं दर्शकों के सामने पहले ही स्पष्ट कर दूं कि आज की तारीख में मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन किसी ने फोन उठाया नहीं। शायद सबको पता होगा कि जेडीयू के किसी नेता को कोई पत्रकार फोन कर रहा है, तो कारण क्या है? किसी त्यागी ही मुद्दा होगा, किसी ने फोन नहीं उठाया। आज की बात मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन जो चर्चा मैंने सुनी है पावर कॉरिडोर में, पॉलिटिकल कॉरिडोर में, 2-3 बातें आई है। पहली बात ये कि नीतीश कुमार अपनी टीम बना रहे हैं जेडीयू में। दूसरी बात, नीतीश कुमार का फोकस महादलित पर है, और सोशल मीडिया के जमाने में बहुत तेजी से ये बात वायरल हो रही है कि इस देश में महादलित कोई प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, वो भी बिहार के रहने वाले जगजीवन राम। तो वो कथित साजिश जो की गई थी, उस साजिश में कथित तौर पर केसी त्यागी शामिल थे। सोशल मीडिया में आजकल खूब चलता है कि पहले महादलित प्रधानमंत्री जगजीवन राम। ये फैक्ट्स है। जी, संजय गांधी नीतीश के कुमार काफी की करीबी पार्टी रहे। का पोल प्रोस्पेक्ट, चूंकि अब दलित महादलित समुदाय में भी पढ़े लिखे नौजवान हैं जो अपनी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबके हाथ में स्मार्टफोन है, सबके हाथ में लोग ऋषि मिश्रा को सुनते हैं कि क्या चल रहा है देश दुनिया में। तो ये बातें जेडीयू के पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट को खराब कर रही थी कि भाई महादलित प्रधानमंत्री बनाने के खिलाफ जिस व्यक्ति ने कथित तौर पर साजिशों का हिस्सा बनना स्वीकार किया, वो आज इस पार्टी में है, तो इसको क्यों वोट दें?
एक ये नहीं, कारण मैं बताया जा रहा है। देखिए एक तीसरा मैं कारण मैं बता दूं, मैं पूरा सवाल पूरा कर ले। एक तीसरा कारण ये बताया जाता है कि केसी त्यागी की निजी वजह जो ये कही जा रही है कि शरद यादव को कहा जाता था कि उनके पॉलिटिकल मेंटोर है। शरद यादव ने एक बार बाई इलेक्शन में 2-3 साल के लिए उन्हें राज्यसभा भिजवा दिया था बिहार से। लेकिन उसके अलावा उन्हें ठौर ठिकाना नहीं मिला। केसी त्यागी जनता दल की तरफ से वीपी सिंह की आंधी में गाजियाबाद सीट जीत गए थे और एक बार शरद यादव ने जनता दल यूनाइटेड से राज्यसभा भेज दिया। लोधी स्टेट में तब रहते थे। आज की तारीख में जो जेडीयू से वो चाह रहे हैं, नीतीश कुमार सिर्फ उन्हें घुमा रहे हैं, उन्हें कुछ मिल नहीं रहा था, तो इस वजह से कहीं स्वयं जो निजी कारण वो कह रहे हैं वो भी एक कारण तो नहीं है। माजरा क्या है ऋषि जी, इन सारी परिस्थितियों पर हम आपकी जानकारी दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं। देखिए सबसे बड़ा कारण वही है जो मैंने बताया है। तमाम पत्रकारों के आर्टिकल मत पढ़िए वो सब चीज, ये फालतू चीजें ये लोग लिखते हैं, ये लोग ज्ञान तो कुछ है नहीं। ये भी बड़े चैनल के पत्रकार हो गए तो जो कहेंगे वही सही है। आप अपना भी 2 लोग माथा लगाएगा बिहार के भाषा में। देखिए हाँ भेजा 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 अब लोग तो मेरे मुजफ्फरपुर भेजे में में माता, घुस नहीं रहा है कि कैसे देखिए इस्तीफा दिया है, वही जानना चाहते हैं। मैंने जो लॉजिक दिया है उससे आप भी सहमत होंगे। केसी त्यागी अति महत्वाकांक्षी नेता है। चाहे वो मुलायम सिंह के साथ रहे हो, मुलायम सिंह के साथ थे तो ऐसा कहा जाता था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक तरह से अघोषित मुख्यमंत्री थे केसी त्यागी। उस जमाने में उन्होंने बहुत ही रिसोर्स इकट्ठा किया था, ऐसा चर्चा है। मैंने तो देखा नहीं है बैंक बैलेंस कितना है उनका, कितना जमीन है, क्या प्रॉपर्टी है। और केसी त्यागी चालाक नेता है, कोऑर्डिनेट करने वाले नेता है, जनाधार वाले नेता नहीं है लेकिन कोऑर्डिनेट करने वाले नेता है। जैसे अभिषेक जी को साधना है या XYZ किसी को साधना है, हाँ केसी त्यागी जाएंगे उनसे बात करेंगे। तो एक मध्यस्थता करने वाले नेता है और उनकी ये महत्वाकांक्षा थी कि कम से कम पार्टी के लिए मैंने इतना समय दिया है तो पार्टी कम से कम राज्यसभा तो भेज दे हमें। और नीतीश कुमार की मजबूरी ये है कि केसी त्यागी को राज्यसभा भेज के कौन सा समीकरण वो बिहार का साथ पाएंगे। दलित को भेजेंगे तो दलितों में मैसेज आएगा। अब केसी त्यागी पश्चिमी यूपी के भूमिहार को भेजेंगे तो बिहार वाले भूमिहार क्या ठेंगा लेंगे जी। तो सामाजिक समीकरण को भी देखना होता है, नंबर 1। नंबर 2, ये बात हो सकता है कि इन दिनों जब जेडीयू में उन्हें ऐसा लगा होगा कि कुछ नहीं मिलने वाला है तो वो बीजेपी से उनके संबंध कुछ मधुर होते, क्योंकि केसी त्यागी पुराने नेता हैं, पुराने चावल हैं। अब सबसे उनके संबंध होंगे। कांग्रेस हो सकता है वो राहुल गांधी के करीब होते हुए नीतीश कुमार ने देखा होगा। नीतीश कुमार ने कहा होगा ठीक है बाबू इस्तीफा दे दो, क्योंकि तुम पुराने दोस्त हो तो तुमको तो बर्खास्त करेंगे नहीं, तो तुम खुद से इस्तीफा दे दो। एक सम्मानजनक विदाई होती है। लेकिन ये कहना कि जेडीयू ने इसलिए कार्रवाई की है या कार्रवाई करवाया है उनसे कि उन्होंने ये बयान दिया है जिससे एनडीए की सरकार अपने आप को अनकंफर्ट महसूस कर रही थी। जैसे चिराग पासवान ने जो स्टैंड लिया जिससे बीजेपी अपने आप को अनकंफर्ट महसूस कर रही थी, वो स्थिति केसी त्यागी के साथ नहीं है। जहां तक आपने जगजीवन राम से संबंधित जो स्टोरी बताया, तो क्या नीतीश कुमार को आज मालूम हुआ है ये एपिसोड? नीतीश कुमार आज कुंभकर्णी निंद्रा से जगे हैं या नीतीश कुमार मैंने फ्रेज में इस शब्द को इस्तेमाल किया है कि क्या नीतीश कुमार गहरी निंद्रा में थे? नीतीश कुमार को ये संज्ञान में नहीं था कि जगजीवन राम और उनके बेटे के साथ जो उस समय घटना हुआ और संजय गांधी और मेनका गांधी का क्या रोल था, उसमें केसी त्यागी ने क्या भूमिका निभाई थी, कहने की जरूरत नहीं है। क्या नीतीश कुमार को ये नहीं मालूम था? आज नीतीश कुमार को मालूम हुआ कि माँ दलितों का अपमान किया, माँ दलित के आने वाले कोई व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री नहीं बन पाया क्योंकि केसी त्यागी ने 2-3 फोटो लीक कर दिए थे। अब कौन सा फोटो लीक कर दिए थे हम नहीं बोलेंगे, नहीं बताएंगे। अब दर्शकों को समझना है, दर्शकों को इस स्टोरी को जानना है तो गूगल कर लीजिए केसी त्यागी, संजय गांधी और जगजीवन राम, खुद आ जाएगा। सुरेश कुमार, जगजीवन राम के बेटे, उनका नाम गूगल कर। अब क्योंकि मैं अधिक नहीं बोल सकता हूँ, केसी त्यागी जी हमारे सम्मानित बड़े मित्र हैं, हमारे साथ कई बार डिबेट पैनल में रहे हैं जी।
एक चीज ऋषि जी, एक चीज हम जानना चाहते हैं, केसी त्यागी का जो रिप्लेसमेंट लाया गया है राजीव रंजन, कास्ट समाज से आते हैं, पटना से, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के आप कह सकते हैं कि एकदम जैसे श्याम रजक और केसी त्यागी पटना जिले में जितने दिन वो पटना में रहते थे उनकी गाड़ी में ही घूमते थे। इस ढंग से लोग, पुराने लोगों ने आज मुझे बताया। एक बार पटना से उन्हें विधानसभा का टिकट भी दिलवा दिया था चंद्रशेखर ने, और ये हार गए थे, अलग बात है। कई लोगों से लड़के दिलवाया था। ये भी भाजपा विरोधी माने जाते हैं मिजाज से, राजीव रंजन। तो केसी त्यागी के देखिए, बयान से यदि असहजता है और राजीव रंजन लाए गए हैं, इसका क्या मतलब है? आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया। राजीव रंजन भी इसी दर्द से मरे जा रहे हैं, जो दर्द, जिस दर्द से केसी त्यागी मरे जा रहे उनको थे। भी उन्होंने विधान परिषद नहीं भेजा जा रहा है। जिस दर्द से केसी त्यागी गुजर रहे थे, उसी दर्द से हमारे राजीव रंजन जी भी गुजर रहे हैं। और हमारे अच्छे मित्र हैं, हमारे साथ कई बार डिबेट पैनल में वो रहते हैं। राजीव रंजन जी अच्छे प्रवक्ता हैं, तेज तरह प्रवक्ता हैं, लेकिन उनका भी यही दर्द है कि हमने पार्टी के लिए इतना समय दिया और पार्टी ने हमें विधान परिषद के लायक भी नहीं समझा, राज्यसभा के लायक भी नहीं समझा। तो उसी दर्द, जो दर्द तोड़ा वो दर्द, जो दर्द तोड़ा वही दर्द मोड़ा। तो जो दर्द केसी त्यागी का, वही दर्द राजीव रंजन जी का है। नहीं तो राजनीति में आप क्यों जाते वो हैं? तो पटना में रहते हैं, राजनीति दिल्ली में में क्यों देखिए, रहते हैं? ये भाई साहब आप तो विद्वान आदमी हैं। राजनीति में कोई क्यों जाता है? ये राजनीति में लोग, कोई गांधी बनने नहीं जाता है कि गांधी ने देश को आजाद कराया और गोडसे ने एक गोली मार के गांधी को आजाद कर दिया। क्या बात कर रहे हैं? तो संबित गो पात्रा ने कितने दिनों तक टीवी में लोगों से झगड़ा किया है, कितने अरे दिनों तक संबित ट्रिलियन पात्रा का का क्या? जीरो बनाने में अपमानित हुए हैं, तब संबित जाकर के पात्रा जैसे लोकसभा लोग, मिला है। अरे संबित पात्रा जैसे अज्ञानी का नाम मत लीजिए। संबित पात्रा तो इन्होंने लोकसभा चुनाव में ये कहा कि भगवान जगन्नाथ भी नरेंद्र मोदी के फैन है। तब उनके बातों का आप जिक्र करेंगे इतने गंभीर डिबेट में, ये अच्छा नहीं लगता है आपको। हालांकि हमारे मित्र हैं, उनको अरे शुभकामना ऋषि, मैं देता हूँ। वो लोकसभा से खुद इस बार निर्वाचित हुए हैं बेचारे। चलिए, लेकिन अखबार देखिए, पहुंचते तो ज्यादा अच्छा तो रहता दोनों के डिबेट। ये तो एक बात आपने जो कहा, उससे हम कंक्लूड कर रहे हैं कि चंद्रशेखर के जमाने में जो चंद्रशेखर के करीबी रहे हैं, उन लोगों का जेडीयू में भूमिका बढ़ती जा रही है। श्याम रजक, हरिवंश जी, राजीव रंजन, हरिवंश जी। और मैं एक तथ्य और बता दूं, क्या कहते हैं, चंद्रशेखर के गाड़ी में 2-3 नेता घुमा करते थे, उसमें एक हमारे रिलेटिव भी थे, क्रांति प्रकाश। और क्रांति जी, प्रकाश जी के बारे में कहा जाता है कि चंद्रशेखर के बहुत ही करीबी थे। और वो एक जमाने में जब उनका नीतीश कुमार समायोजन नहीं लोग, हो रहा है क्या जेडीयू में? नहीं देखिए, हर आदमी हर ढंग का होता है, वो फकीर टाइप का आदमी है बंदा। जी, जिस जमाने में नीतीश कुमार बिहार के लोक दल के अध्यक्ष हुआ करते थे, प्रदेश अध्यक्ष, उस जमाने में क्रांति प्रकाश लोक दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हुआ करते थे। तो बहुत से ऐसे नेता हैं जो चंद्रशेखर के करीबी रहे हैं। खुद नीतीश कुमार भी थे। तो हाँ बिल्कुल। तो शायद ही कोई ऐसा नेता हो जो चंद्रशेखर के करीबी नहीं रहा हो। चंद्रशेखर जी पूरे मतलब पैन इंडिया के नेता थे, पैन इंडिया सवाल उनका है कि प्रभाव केसी था। त्यागी की गिनती जो है उस ग्रुप में नहीं होती थी, उसके सोशलिस्ट में, उनके एंटी ग्रुप में ही उनकी गिनती होती रही हमेशा। एक चीज ऋषि जी समझना है हमें यहाँ पर, कि प्रवक्ताओं की फौज और प्रवक्ता बदल करके नीतीश कुमार क्या संदेश देना चाहते हैं? नीतीश कुमार की राजनीति पर देख, पूरे देश की नजर है कि उनका क्या संदेश है इसके माध्यम से, वो एक क्या एक इशारा कर रहे हैं, मैं और वो एक अखबार के आर्टिकल वाली बात क्या है? देखिए, एक मैं आपको ग्राफिक्स, मतलब हैंडमेड ग्राफिक्स अभी बता रहा हूँ, लाइव बता रहा हूँ। देखिए, ये नीतीश कुमार है, ये कोई नेता है। हम करीब आते 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 इतना नजदीक हो गए। अब नीतीश कुमार को लगा कि ये चिपक जाएगा तो तुरंत हटा दे। केसी त्यागी इतना चिपक गए थे तो थोड़ा रूठ रहे थे कि ना राज्यसभा भेज दो, राज्यसभा भेज दो। नीतीश कुमार बुआ बुआ तुमको नहीं भेजेंगे तो हटो, राजीव रंजन को ले आए। और राजीव रंजन बेचारे इतने कैपेसिटी में राजीव रंजन नहीं है कि वो रूठेंगे कि नहीं राज्यसभा भेज दो। रूठेंगे तो जाओ भैया। और जो एक फिल्म में कहता है ना, कौन फिल्म है संजय दत्त का, कि भाई इसको हटा लो, फन्ना हटेला को ले आओ। तो इसी तरह राजनीति में होता है। राजनीति में वही विद्रोह कर सकता है जिनके पास जनबल हो, जिसके पास जनता का आशीर्वाद हो।
आपने आंध्र प्रदेश में देखा ना। नहीं तो मैं ये क्या कह रहा हूँ कि आप आपने समझिए हमारे सवाल को। एक लाइन में सुनिए, एक लाइन में जगन रेड्डी ने सोनिया गांधी को कहा कि आप हमें मुख्यमंत्री बनाइए, नहीं बनाया, पार्टी को तोड़ दिया, क्योंकि उनके पास आधार था। एक केसी त्यागी या तमाम ऐसे नेता यदि नीतीश कुमार उनके रिक्वेस्ट को यदि नहीं मान रहे हैं तो ऐसे इस कैपेसिटी में नहीं है कि पार्टी को कुछ नुकसान पहुंचा सकते हो। जी नहीं, एक दरअसल ये कि मेरा सवाल ये था ऋषि जी कि आखिर संदेश क्या दे रहे हैं नीतीश कुमार? नीतीश कुमार संदेश ये दे रहे हैं कि नीतीश कुमार पार्टी में चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं। जी, नीतीश कुमार ये देख रहे हैं कि भैया मेरे प्रति वफादार रहोगे तो ठीक है, यदि थोड़ा भी मन डोलाओगे तो संगठन और पार्टी से रुखसत कर दिया जाएगा। आज आप देखें ना, आप ही बता रहे थे ना कि श्याम रजक जब ज्वाइन किए तो अशोक चौधरी नहीं थे। तो ये नीतीश कुमार का अपना फॉर्मूला है, अपना अपना राजनीति करने का एक स्टाइल है। और मैं बार बार कह रहा हूँ नीतीश कुमार एक समझदार और चतुर नेता है। कोई उनको चाहेगा कि उनका पॉलिश करके, उनका चमचागिरी करके उनको बरगला ले, तो ये संभव नहीं है। चलिए, आप जो बात कह रहे हैं कि ये संभव नहीं है नीतीश कुमार को कोई बरगला ले, लेकिन एक चर्चा अभी मैंने सुनी है कि एक और प्रवक्ता उन्हें जिम्मेदारियों से मुक्त किया जा सकता है। कैदी नंबर होटवार, कैदी नंबर फलाना, ये सारी चीजें उनकी जुबान पे हुआ करती थी, होटवार जेल। क्या है माजरा? देखिए, जिनका नाम ले रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप भी समझते हैं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं। हो सकता है कि वो ललन सिंह के काफी करीबी हैं। हो सकता है कि ललन सिंह के करीबी होने के कारण, या बीच बीच में ऐसे उन्होंने ऐसे बयान भी दिए हैं जिससे जेडीयू के खास वर्ग के कुछ खास नेता, अब कल ही अशोक चौधरी वाला बयान को इन्होंने जिस प्रकार से काउंटर किया है, तो नीतीश कुमार एक बैलेंस बनाना चाह रहे होंगे कि भाई ठीक है, इनके बयान से, और बहुत दिनों से प्रवक्ता है भी। हालांकि एक कहा जाता है, मैं आपको एक स्टोरी बता दूं, जो परसों या 3 दिन पहले निखिल मंडल नीतीश कुमार से मिलने गए थे। तो निखिल मंडल जो है अपने पर्ची में पूर्व प्रदेश प्रवक्ता करके उन्होंने भेजा। मुख्यमंत्री ने तुरंत उनको बुलाया, तो मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि ये क्या लिखे हैं आप, पूर्व प्रवक्ता? तो बोले सर, नई टीम में हमें जगह नहीं मिली है, और हमें ही नहीं मिली है, अभिषेक झा को भी हटा दिया गया है, जो अभिषेक झा अभी चुनाव लड़ रहे हैं एमएलसी का। कई ऐसे नेताओं को, मंजीत बाबू को हटा दिया गया है। तो नीतीश कुमार आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के जो 2 करीबी एमएलसी हैं, एक सराफ साहब, एक गांधी साहब, उन्होंने ही ये नई टीम बनाई है। जी। तो सवाल ये उठता है कि दोनों नीतीश कुमार के करीबी हैं, और दूसरी तरफ निखिल मंडल मिलने जाते हैं तो नीतीश कुमार कहते हैं ये पूर्व प्रदेश प्रवक्ता आपने क्यों लिखा है, आप नई टीम में नहीं है। तो नीतीश कुमार को क्या है, जो नई टीम बन रही है उसका भनक नहीं है? जी। ये क्या हो रहा है जेडीयू में, समझ से परे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जो 2 एमएलसी का नाम मैंने बोला है, वो नीतीश कुमार के आंख नाक कान है। यदि नीतीश कुमार को भी छींक होगा तो उस दोनों एमएलसी को छींक हो जाता है। नीतीश कुमार का नाक बह रहा है तो दोनों का नाक बना है। ऋषि जी, ये सरयू राय और मनीष वर्मा इंपैक्ट तो नहीं है जेडीयू में जो पोस्टमार्टम हो रहा है? नहीं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। हमारे जो सोर्स हैं जो ये खबर आपको दे रहे हैं, आप ये ऐसा खबर कोई नहीं दे सकता है। निखिल कुमार, आप पता कर लीजिए, निखिल कुमार से आपकी दोस्ती है। निखिल कुमार परसों सीएम, निखिल मंडल, हाँ, निखिल मंडल जो है सीएम से मिलने गए हैं कि नहीं गए हैं? और जब सीएम से मिलने गए हैं तो उन्होंने ये आश्चर्यचकित, आपने कई दर्शकों के सामने स्पष्ट करना जरूरी हो जाता है। पहले मैं आपने कहा कि मुझसे दोस्ती है, हम पत्रकार हैं, आप भी पत्रकार हैं, तो तमाम पार्टियों के नेता, खासकर प्रवक्ता, उनसे व्यक्तिगत संबंध स्वाभाविक है कि हमारे ही नहीं बल्कि कई सारे पत्रकारों के होते हैं, और अलग अलग पार्टी के नेताओं से, क्योंकि हमें
स्वाभाविक है कि उनको हमसे जरूरत है नहीं, प्रवक्ता है तो हमको उनसे जरूरत है। मैंने इसलिए कहा है कि मैंने जो तथ्य रखा है उसका आप काउंटर चेक, जी काउंटर नहीं, इसका काउंटर चेकिंग कर लोग सकते समझ हैं। लेते हैं कि इनके मित्र हैं तो नहीं, व्यक्तिगत अरे मित्र। पत्रकार के तो सभी मित्र होते हैं। अरे हम जी ये कह रहे यही हैं मैं कि कहना आप इसका काउंटर चेकिंग कर सकते हैं कि निखिल मंडल 2-3 दिन पहले नीतीश कुमार से मिलने गए थे या नहीं गए थे। जब उन्होंने स्लिप भेजा निखिल मंडल पूर्व प्रदेश प्रवक्ता, तो नीतीश कुमार ने उनसे कहा ये पूर्व प्रदेश प्रवक्ता क्यों लिखे हैं। उन्होंने कहा कि यह नई टीम से हमें रुखसत कर दिया गया है। तो नीतीश कुमार आश्चर्यचकित रह गए। तो क्या जो नई टीम बनी है उसमें नीतीश कुमार को जानकारी नहीं है, या जानकारी होते हुए भी अनभिज्ञ बन रहे हैं नीतीश कुमार। जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं दंगाइयों पे कार्रवाई करो, और उनके नेता कल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी कहते हैं कि गाय हमारे लिए पूज्य है, और इस प्रकार की घटना होगी तो लोग तो करेंगे। अच्छा एक चीज तो बताइए इसमें, ये कहना ऋषि और करना, इसलिए मैं कह रहा हूँ जी। ऋषि जी इसमें हम आखिरी सवाल पर आ गए। आज जेडीयू में एक एंट्री हुई है श्याम रजक की। श्याम रजक 2020 में चले गए थे जेडीयू छोड़ करके आरजेडी में। वो जनता दल में रहे, सजपा में रहे, उसके बाद आपको समता में रहे, जेडीयू में रहे, आरजेडी में रहे, फिर आरजेडी छोड़ के जेडीयू में आए, फिर आरजेडी में गए, फिर आ रहे हैं। आज जब वो एंट्री किए हैं जेडीयू में, स्वाभाविक है कि हर गांव में 2-4 वोट तो श्याम रजक के वोट बैंक के हैं, उनकी बिरादरी के हैं, और उनकी अपील हर गांव में 10-20 वोटों पर है। इस बात से आप इनका 10-20 ही सही लेकिन है। भाई कपड़ा सब कोई धुलाता है ट्रेडिशनल समाज में। धोबी समाज जो पारंपरिक पेशा रहा है वो हर गांव में हर कस्बे में आपको मिलेंगे इस समाज के धोबी भाई लोग। तो उनके सहारे हर गांव में कुछ वोट जेडीयू बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज जब उनकी एंट्री हुई है उसके बाद देखा जा रहा है कि श्याम रजक के जिस समारोह में आए अशोक चौधरी वहां नदारद थे। क्या अरे मान्य है हम इसके? देखिए, अशोक चौधरी से नीतीश कुमार इन दिनों नाराज हैं, लेकिन काफी नाराज नहीं है, नाराज हैं इसी बात को लेकर। और अशोक देखिए कई ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं, वो अपने आप को इस बात का तस्दीक करती है। जैसे कि उनका नीतीश कुमार के नाम पे उन्होंने किताब लिखा। किताब विमोचन में आपने देखा कि जेडीयू के कोई नेता नहीं था। अब जहानाबाद में जाके उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है। नीतीश कुमार के लिए ठीक है, नीतीश कुमार ने एमवाई समीकरण के काउंटर में लव कुश समीकरण बिहार में एस्टेब्लिश किया, और उसी एस्टेब्लिशमेंट के कारण उन्होंने राजद और लालू एंड फैमिली को बिहार की राजनीति से एक तरह से सत्ता से दूर किया। लेकिन नीतीश कुमार ने कभी अपने मुंह से खुल के कभी ये नहीं कहा कि मैं लव कुश का नेता हूं। जी आज देखिए जेडीयू में विजय चौधरी की क्या भूमिका है, ललन सिंह की क्या भूमिका है। यदि केंद्र में किसी को भेजना पड़ा तो संजय झा के तुलना में उन्होंने ललन सिंह को भेजा। और आज भी जो सम्मान विजय चौधरी का जो नीतीश कुमार करते हैं शायद किसी नेता का करते हैं। जी तो कई ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं, उससे नीतीश कुमार नाराज होंगे। और दो नेताओं के लिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसा चर्चा है, मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि पत्रकारिता जो है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के आधार पे ही चलता है, विश्लेषण भी इसी आधार पे होता है। जब तक इसकी पुष्टि नहीं हो जाए आप नहीं कह सकते हैं। चर्चा ये है कि इन दिनों अशोक चौधरी बीजेपी के नजदीक होते जा रहे हैं, जिससे नीतीश कुमार अंदर से खपा है, और चेक एंड बैलेंस करने में नीतीश कुमार का कोई सानी नहीं है। थोड़ा भी इधर से इधर हिले नीतीश कुमार साफ हिला देते हैं। खैर चलिए, नीतीश कुमार की पूरी राजनीति चेक एंड बैलेंस की रही है, चाहे पार्टी के अंदर रही हो या गठबंधन के अंदर रही हो या दूसरे दलों के साथ रही हो। मैं बराबर आपको कहता हूँ ना, नीतीश कुमार का जो खुफिया तंत्र है उसके सामने में अमेरिका का खुफिया तंत्र भी फेल है। खैर चेक एंड बैलेंस की जो राजनीति जिसे खुफिया तंत्र कह रहे हैं ऋषि जी, अलग शब्दावली अलग हो सकती है, लेकिन जो उनकी राजनीति है, उनकी राजनीति का मूल आधार क्या है? पार्टी के अंदर मोहरों को बैलेंस करते रहना। शतरंज की बिसात पार्टी के अंदर भी और बिहार की राजनीति के अंदर भी। राजनीति के अंदर
राष्ट्रीय जनता दल को खत्म मत होने दो और भारतीय जनता पार्टी को का चेहरा मत बनने दो। ये दो हालात बनाकर रखो कि भाजपा को कप्तान न मिले और राष्ट्रीय जनता दल को सिर्फ कप्तान ही मिले, टीम ना मिले। और इन दोनों के बीच जनता दल यूनाइटेड के अंदर मोहरों को बैलेंस करते रहो। और यही राजनीति नीतीश कुमार की पिछले 19-20 सालों से बिहार की राजनीति में कभी भी अकेले दम बहुमत नहीं मिलने के बावजूद उन्हें प्रासंगिक रखी है। उनकी सत्ता लगातार चलती जा रही है। आगे भी जो हालात बन रहे हैं उस पर अगर बहुत ईमानदार विश्लेषण किया जाए, ना तो राष्ट्रीय जनता दल सत्ता लायक इच्छा शक्ति दिखा पा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का तो आत्मविश्वास ही डगमगा गया है कि वो अकेले चलने का बिहार में सोच भी सके। तो इन सारी परिस्थितियों में जो बिहार की राजनीति है, उस राजनीति में केसी त्यागी की रुखसती कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, बल्कि केसी त्यागी की रुखसती के बाद अब जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो पावर इक्वेशन बनता है, वो पावर इक्वेशन प्रो सेकुलर, प्रो कास्ट सेंसस, प्रो मंडल पॉलिटिक्स का है या भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को के साथ संबंध बनाए रखने के हिमायती लोगों का है। नजर इस पर बनी रहनी चाहिए कि भादो और पितृपक्ष खत्म होते होते जनता दल यूनाइटेड का नया पॉलिटिकल सेटअप, नया पावर कॉरिडोर, नई भूजा पार्टी किस रूप में सामने आती है। और इसी के साथ, इसी नोट के साथ ऋषि जी, हमारे दर्शक थोड़े कहे को ज्यादा समझ जाते हैं कि होना क्या है, तो थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। भादो का महीना और पितृपक्ष का महीना बीत जाने दीजिए, फिर बिहार की राजनीति किस दिशा में जाती है, किस डायरेक्शन में जाती है, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। वैसे नीतीश कुमार है, ये भादो और पितृपक्ष वो मानते नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने एक उनकी वृद्ध विधायिका का देहांत हो गया था, उनके बेटे को टिकट देने से मना कर दिया, कहा कि शादी करो तो टिकट देंगे, और पितृपक्ष में उन वृद्ध विधायिका जिनका देहावसान हुआ था, उनके बेटे की पितृपक्ष में शादी करवाई, टिकट दिया, विधायिका भी बनाया। जय कुमार, तो नीतीश कुमार सिवान वाला जय कुमार। खैर, तो नीतीश खगता कुमार सिंह। की राजनीति में ये सब चीजें मायने नहीं रखती। आने वाले वक्त में देखते हैं होता क्या है, लेकिन सियासत बहुत दिलचस्प है और सियासत में जब नीतीश कुमार जैसे किरदार है, तो आपकी दिलचस्पी इस देश की सियासत में बनाए रखने के लिए जो राजनीति बोरिंग हो चली थी, आज की तारीख में सियासत बोरिंग नहीं हुई है, भले ही गोदी मीडिया माहौल को बोरिंग बना रहा हो। देखते जाइए ऋषि जी, अभी बहुत सारे रंग देखने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।